हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 यानी कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 यानी कि आर्टिकल 16 के बारे में। देखिए, जब मैं आपको आर्टिकल 15 पढ़ा रहा था तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि आर्टिकल 15 में भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। आज सभी लोग आर्टिकल 16 की हेडिंग डाल लें, आर्टिकल 16 यानी कि आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। समता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इनको देखा था, जिसमें कि हम आर्टिकल 14, 15 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 16 है वो बात करता है लोक नियोजन में या राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता की। तो अगर हम संक्षेप में समझें कि आर्टिकल 16 है, किसकी बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन यानी कि राज्य के अधीन नियोजन में। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 वाला राज्य के अधीन नियोजन में। मैंने इसका आपको अर्थ बताया था, यानी कि सरकारी नौकरियों इत्यादि में जो अवसर की समानता है उसकी बात करता है आर्टिकल 16। जैसे आर्टिकल 15 में हमने देखा था कि मूल संविधान में हमारे आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 आर्टिकल शामिल थे। उसके बाद संविधान संशोधनों के तहत उसमें क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 जोड़े गए थे। इसी तरह जो आर्टिकल 16 है, इसमें जो मूल संविधान था हमारा, उसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ये 5 आर्टिकल शामिल थे। इसके बाद कुछ मुद्दे उठे और फिर संविधान संशोधनों के तहत आर्टिकल 16 के कुछ और खंड जोड़े गए, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4B ये सारे ये 3 आर्टिकल और उसमें यानी 16 के ये 3 खंड और ऐड किए गए आर्टिकल 16 में। तो अब हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 1। क्या हेडिंग डालेंगे सब लोग? आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो आइए समझते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बात करता है। देखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। यानी सारांश रूप में आर्टिकल 16 के सारी बात ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 को। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उत्पत्ति एवं स्थान यानी कि उसके निवास
निवास के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव न करने की बात करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है कि राज्य किसी लोक नियोजन में अगर इसको अच्छे समझे तो संसद किसी लोक नियोजन में कानून बनाकर निवास की शर्त को अनिवार्य कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उत्पत्ति एवं निवास के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी यहाँ पर बात की गई है, गौर से देखिए कि निवास के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इसी के विपरीत एक अन्य प्रावधान करता है कि यदि संसद चाहे तो वो कानून बनाकर किसी सरकारी नौकरी या राज्य के अधीन नियोजन में निवास की शर्त को अनिवार्य कर सकती है। अर्थात इसका मतलब है कि कोई सरकारी नौकरी निकले और उसमें किसी स्थान विशेष के लोगों को अनिवार्यता दी जाए कि ये लोग इसमें पहले भरे जाएंगे। इस प्रकार से ये मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बात करता है। ये देखिए जोड़ने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के हितों को आगे बढ़ाना था, क्योंकि उनको जो स्थान विशेष के कारण वो उतनी उन्नति नहीं कर पाते जितना बाकी सभी लोग जो ज़्यादा अच्छी जगहों पर रहते हैं या जो डेवलप्ड एरियाज पे रहते हैं वो जितनी अच्छी तरक्की कर पाते हैं, उतना जो अनुसूचित जनजाति हैं वो अपने स्थान के कारण उतनी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा गया। यानी जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है, अगर आपसे कोई पूछे कि निवास के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में। ठीक, इतना नोट करिए। फिर हम आगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 5 को देखते हैं। तो अभी तक हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 को देखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि राज्य यदि चाहे तो वो पिछड़े वर्ग के लिए
आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 5। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है कि किसी धार्मिक संस्थान से संबंधित पद के लिए उस धर्म विशेष के अनुयायी हेतु पद आरक्षित किया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है कि यदि कोई ऐसी जॉब निकलती है जिसमें किसी धार्मिक संस्थान से संबंधित कोई पद है, तो उस पद के लिए उस धर्म के ही जो अनुयायी हैं, यानी कि उस धर्म का जो ही व्यक्ति हैं, उनको पहले अनिवार्यता दी जाएगी, यानी कि उनको पहले वरीयता दी जाएगी। ये मतलब कि उनके लिए वो पद आरक्षित हो जाएगा कि उस पद में उसी धर्म विशेष के लोग जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या उस पद के लिए वही लोग काबिल हो सकते हैं। ये किस लिए किया गया? क्योंकि कोई अन्य किसी अन्य धर्म का अगर उस धार्मिक संस्थान में शामिल हो जाता है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि अभी लोगों की मानसिकताएं उतनी ज़्यादा जो ब्रॉड होनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। तो कोई किसी धर्म का अनादर न करे, इसको मद्देनजर रखते हुए ये आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में ये बात की गई कि किसी भी धार्मिक संस्थान से संबंधित पद के लिए उस धर्म के अनुयायी को वरीयता दी जाएगी या उस धर्म के अनुयायी के लिए वो वाला पद आरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 को पढ़ा। ये वे आर्टिकल थे जो आर्टिकल 16 के खंड में मूल संविधान में शामिल थे। अब कैसे इसमें नए आर्टिकल 16 के खंड जोड़े गए या इनमें क्या क्या मुद्दे आगे उठे जिसके कारण से कुछ नए खंड हमें इसमें जोड़ने पड़े, उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम उस समय चलते हैं जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो आगे के आर्टिकल्स को समझने के लिए हम अपने संविधान लागू होने के दिन पे चलते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। देखिए हमें पता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद 1952 में पहले आम चुनाव होते हैं। इस आम चुनाव के बाद एक सरकार बनती है जिसमें पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। देखिए जो 1952 के आम चुनाव के बाद जो सरकार बनती है, उसके द्वारा 1953 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम होता है कालेलकर आयोग। कालेलकर आयोग क्या नाम होता है? कालेलकर आयोग। जो कालेलकर आयोग था, इसकी
इसका गठन सरकार ने क्यों किया? क्योंकि सरकार पता लगाना चाहती थी पिछड़े वर्गों का। ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बताया। उस आर्टिकल में मैंने बात की कि राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो उसमें समझने लायक बात यह है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कहीं पर भी जो पिछड़ा वर्ग शब्द है इसे डिफाइन नहीं किया गया, इसे परिभाषित नहीं किया गया। तो जब सरकार बनी तो इन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग शब्द है इसके अंतर्गत वो किस किस को शामिल करें या किस वर्ग को शामिल करें, इसकी पहचान करने के लिए किसका गठन किया गया? कालेलकर आयोग का। यानी कि पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु, पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु किसका गठन हुआ? कालेलकर आयोग का। इसीलिए जो कालेलकर आयोग है इसी को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। कालेलकर आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके इस आयोग के या इस कमेटी जो अध्यक्ष थे वो कालेलकर जी थे, इसलिए कालेलकर आयोग कहते हैं। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से। ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में पिछड़ा वर्ग शब्द है तो उस पिछड़े वर्ग शब्द की पहचान की जा सके। तो देखिए, जब ये आयोग बना उसके बाद जब ये आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो ये आयोग जब अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो उसमें पिछड़ा वर्ग में किन लोगों को शामिल किया जाए इसका जो आधार बताता है वो बताता है कि जाति के आधार पर लोगों को हम लोग पिछड़े वर्ग में शामिल करें। तो जो इन्होंने सिफारिश की उसको जो वर्तमान मतलब जो तत्कालीन सरकार थी, जो उस समय की सरकार थी, उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। और उस समय हम जानते थे जो सरकार बनी थी किसकी बनी थी? कांग्रेस सरकार। तो जब ये कांग्रेस सरकार में स्वीकार नहीं किया गया तो जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में बनी रही तब तक इस आयोग की सिफारिश को नकारा गया। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग वाली बात हो रही थी अभी तक, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1978 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। ठीक, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का परिणाम। 1978 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब है कि जो सरकार कांग्रेसी नहीं थी। तो 1978 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जिसमें पीएम बनाए जाते हैं मोरारजी देसाई। ठीक, तो मोरारजी देसाई द्वारा एक नए आयोग का गठन किया जाता है। क्योंकि अभी तक जो सरकार चल रही थी उसमें जिस मुद्दे को पहले जो काफी इंपॉर्टेंट था उसमें मतलब एक प्रकार से नकारा गया, उसी मुद्दे को इन्होंने पकड़ा मोरारजी देसाई ने, और इन्होंने एक नए आयोग की गठन किया 1979 में। 1979 में इन्होंने बीपी मंडल आयोग का क्या किया? गठन किया। बीपी मंडल आयोग का गठन किया।
अगर बीपी मंडल का पूरा नाम आप जानना चाहते हैं तो इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक, ये बिहार के सीएम भी रहे थे बीपी मंडल साहब। तो 1979 में मोरारजी देसाई द्वारा बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? अभी आपको मैंने बताया कि जो इसके पहले जो मुद्दा हुआ करता था पिछड़ा वर्ग जानने का, उसी के लिए मोरारजी देसाई द्वारा बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। इसका भी गठन क्यों हुआ? पिछड़ा वर्ग की पहचान है, पिछड़ा वर्ग की पहचान है। तो हम देखते हैं जो पहला आयोग बना था कालेलकर आयोग, इसमें भी पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे हम लोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते थे। इस बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना बीपी मंडल आयोग, इसे हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, तो बीपी मंडल आयोग को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या है? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका गठन भी किया गया था पिछड़ा वर्ग की पहचान। ठीक, अब इसके आगे जिस प्रकार इन्होंने अपनी सिफारिशें पेश की थी, इन्होंने भी अपनी सिफारिशें पेश की। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग जो था, इसके द्वारा जो सिफारिशें पेश की गई वो क्या थी इसको बताता हूं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो आपने अभी तक देखा कि जब 1952 के आम चुनाव के बाद पहली सरकार बनी तो उन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो पिछड़ा वर्ग शब्द है इसको जानने के लिए कालेलकर आयोग का 1953 में गठन किया, जिसे हम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में बनी, जिसके पीएम मोरारजी देसाई बने, तो 1979 में इनके द्वारा पिछड़ा वर्ग जानने के लिए या उनकी पहचान के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। अब इसकी सिफारिशों को देखते हैं कि जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी वो क्या थी। मंडल आयोग, देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने भी जो आरक्षण मिलने का, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग में किन किन को शामिल किया जाए, तो पिछड़ा वर्ग में शामिल होने का जो आधार बताया वो बताया जाति, और इसके अंतर्गत इन्होंने 3743 जातियों को आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्या किया? शामिल किया, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल किया, और इन्हें एक नया नाम दिया जिसे हम लोग ओबीसी कहते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। तो मंडल आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल किया और इसे अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से संबोधित किया। इन्होंने कहा कि ये लोग आबादी में कुल 52% हैं, तो इनके लिए लगभग 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये कुछ मंडल आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी वो ये थी। लेकिन देखिए, इन्होंने इसका मंडल आयोग का गठन मैंने बताया कि कब किया गया? 1979 में। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। लेकिन देखिए, जब मंडल आयोग की सिफारिशें पेश करने की बारी आई, तब तक मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गिर चुकी थी।
और 1980 में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई, यानी कि 1980 में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार बनी। और हम जानते हैं कि 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में रही। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और 1984 से 1989 तक वो पीएम रहते हैं। इन्हीं के समय एक व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, इन्हें मतलब वीपी सिंह के नाम से जाना जाता था। वो इनके समय में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत रह चुके थे। तो इन्होंने, जो वीपी सिंह थे, इन्होंने अपनी ही सरकार के विरुद्ध एक आरोप लगाया जिसे हम लोग बोफोर्स कांड या बोफोर्स मामला के नाम से जानते हैं। तो उस बोफोर्स मामले के तहत जो राजीव गांधी की सरकार थी, उसी को मुद्दा बनाकर ये जो वीपी सिंह थे वे कांग्रेस से बाहर हो गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने जनता पार्टी इन सब के साथ मिलके एक नया दल यानी कि जनता दल के रूप में संगठित किया और जो 1989 है, 1989 में जनता दल के जो पीएम के रूप में जो सामने आए वो थे वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। मैंने आपको बताया जैसे कि इन्होंने बोफोर्स मामले का आरोप राजीव गांधी पे लगा के ये कांग्रेस से बाहर हुए और कई अन्य गुटों से शामिल होकर जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में पीएम पद तक पहुंचे वीपी सिंह। एक प्रकार से अब देखें कि तो 1978 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, इसमें मोरारजी देसाई पीएम बने थे। उसके बाद एक साल के लिए चौधरी चरण सिंह भी रहे थे। उसके बाद अगर हम कोई गैर कांग्रेसी सरकार देखते हैं तो ये 1989 में जिसके पीएम वीपी सिंह बनते हैं वो बनी थी जनता दल से। तो जो वीपी सिंह जब पीएम बने तो इन्होंने जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी, एक बार इस पर पुनः ध्यान दिया, एक बार इन्होंने फिर से इस पर विचार किया। इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि जैसे ये जो, अगर हम वीपी सिंह की बात करें तो इनके अनुसार तो ये जो पिछड़ा वर्ग थे उनके लिए कुछ विशेष कार्य या उनके हित के लिए कार्य करना चाहते थे, या इनकी मतलब आंतरिक भावना थी कि ये जो पिछड़ा वर्ग है उसको सारे जो वर्ग हैं समाज के उनके बराबर ला सकें। तो इसके लिए इन्होंने मतलब ये प्रयास किया था। क्या प्रयास किया था अभी आगे देखेंगे। और लेकिन कुछ जो विपक्षी हैं या जो कुछ आलोचक हैं वो ये बोलते हैं, जैसे अभी इनके जो इन्हीं के दल से कुछ लोग थे इनके विरोध में काफ़ी बोल रहे थे, तो इन्हें लग रहा था कि जैसे इनके दल के ही थे चंद्रशेखर, देवीलाल इसी समय डिप्टी पीएम भी बने थे, तो काफ़ी अंदर में वो सुगबुगाहट चल रही थी कि इन्हीं के विरुद्ध। तो इन्हें लग रहा था कि कहीं मेरी सरकार गिर न जाए, तो इन्होंने आलोचकों के अनुसार इन्होंने ये स्टंट किया था, या मतलब कि ये कदम उठाया था। कौन सा कदम? वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उन पर पुनः विचार किया गया और 7 अगस्त 1990 को जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी इन्हें लागू करने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। क्या कर दी? इन्होंने घोषणा कर दी 7 अगस्त 1990 को।
इसके आधार पर इन्होंने ओबीसी के लिए, जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास, इसके लिए इन्होंने 27% आरक्षण को लागू कर दिया था। ठीक, तो हम देखते हैं कि 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, जिसके अंतर्गत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। देखिए, इसके बाद काफी फिर भी उथल पुथल हुआ और कुछ समय के लिए जो चंद्रशेखर थे वो पीएम बने, लगभग 6 महीने के आसपास बने थे। वास्तविकता में तो और भी कम दिन के लिए बने थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पहले अपना इस्तीफा दे दिया था, बाद में काफ़ी चुनाव प्रक्रिया चलती रही थी। तो उसके जो चंद्रशेखर थे, इन्हीं की पार्टी के थे, इन्होंने अपने जो चंद्रशेखर थे उन्होंने पार्टी से कुछ एमएलए अपने साथ लेकर कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस उन्होंने समर्थन दे दिया था, जिससे जो वो पीएम के रूप में सामने आ गए थे। लेकिन 1991 आते आते कांग्रेस ने अपना समर्थन खींच लिया, जिससे चंद्रशेखर की भी सरकार गिर गई और 1991 में फिर चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस वापस लौटी, फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और इसमें जो पीएम बने वो बने पीवी नरसिंह राव, पामूलपति वेंकटी नरसिंह राव। ठीक, यानी पीवी नरसिंह राव 1991 में कांग्रेस से क्या बने, पीएम बने। देखिए, जब 1991 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस सरकार यानी कि कांग्रेस जीती तो, लेकिन इनके मन में अब भी काफी जो एक डर वाली फीलिंग है वो बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि अभी भी वीपी सिंह के साथ, इस चुनाव में भी वीपी सिंह के साथ जो ओबीसी वर्ग था वो बहुतायत में काफी मात्रा में जुड़ा हुआ था। और जब ये कांग्रेस सरकारी मतलब ये चुनाव हो रहे थे, तो ये चुनाव लगभग 1991 के हुए थे। एक 20 मई, कई चरणों में हुए थे, मतलब 20 मई, 12 जून को एंड 15 जून को। तो जब 20 मई को वोटिंग पहले चरण की हुई, तो उसके एक दिन बाद ही यानी कि 21 मई 1991 को जो राजीव गांधी थे, उन्हें लिट्टे एक संगठन है, उन्हें दक्षिण साइड तमिलनाडु में लिट्टे संगठन द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी पेरम्बदूर में। तो इन्हें लगता था कि अभी हम इसलिए जीत गए हैं कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई है उसके बाद जो हमें सहानुभूति के आधार पर जो वोटिंग मिल गई है उसके कारण हम जीत गए हैं। तो इनके मन में भी डर बैठा था कि कहीं आगे चुनाव हो तो उसमें हमें अब तो सहानुभूति मिल नहीं पाएगी, तो उसमें कहीं हार ना जाए। तो इनके द्वारा भी जो कांग्रेस सरकार थी जिसमें पीएम पीवी नरसिंह राव बने थे, इनके द्वारा भी एक कदम उठाया गया, उसको देखते हैं। तो पीवी नरसिंह राव यानी 1991 की जो कांग्रेस सरकार है उसके द्वारा भी एक कदम उठाया गया। हम देखते हैं कि जो वीपी सिंह थे उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया था। तो अब जो कांग्रेस थी उसके सामने जो ओबीसी वाला वोट बैंक का विकल्प था वो खत्म हो गया था। अब इन्होंने दूसरे वोट बैंक पे टारगेट किया। इन्होंने अब ध्यान दिया सवर्ण वोट बैंक की तरफ। इन्होंने पाया कि ये लोग जनसंख्या में 15% हैं। तो जो पीवी नरसिंह राव थे, इनके द्वारा 1991 में ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास,
यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया। किसने? कांग्रेस सरकार ने 1991 में, जिसके पीएम नरसिंह राव बने थे। उन्होंने ईबीसी के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया, जिससे कि जो अब सवर्ण वोट बैंक है उनकी तरफ खींचे। तो अब देखते हैं कि अभी तक हम कितने आरक्षण मतलब पढ़ चुके हैं, या आरक्षण का कुल परसेंटेज है अब तक, यानी कि 1991 तक क्या हो गया था। तो हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जब जोड़ा गया था, तो उसके अंतर्गत जो पहले से ही एससी को 15%, एसटी को 7.5% आरक्षण मिल रहा था, उसको फिर से बहाल कर दिया गया था, जिसको चंपकम दोराई राजन केस में 1950 में न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया था। तो उसके बाद स्थिति क्या बनती है? एससी को मिल रहा था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ने के बाद 15%, एसटी को 7.5%, और अभी अभी हमने देखा कि वीपी सिंह द्वारा जो ओबीसी हैं इनके लिए 27% आरक्षण, और 1991 में नरसिंह राव द्वारा ईबीसी के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अगर हम टोटल देखते हैं, देखिए 15, 10, 25, 25, 25, 50, 2, 52, 7, 59, 59.5% आरक्षण टोटल हो गया था। यानी कि जितने भी अब जैसे सरकारी पद निकलेंगे तो उनमें 59.5% तो रिजर्व ही थे, यानी कि वो आरक्षित ही थे, बाकी में खुले रूप से कंपटीशन। तो जब इतना सारा आरक्षण की व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद एक दिल्ली की पत्रकार थी इंदिरा साहनी। कहाँ की? दिल्ली की एक पत्रकार थी इंदिरा साहनी। तो उनके द्वारा इस आरक्षण व्यवस्था, यानी कि जो अब इतना सारा आरक्षण हो गया था, इसके विरुद्ध क्या किया गया? केस किया गया। तो इसके बाद एक केस होता है, बहुत ही पॉपुलर केस है, इंदिरा साहनी केस। कब होता है? 1992। ठीक, किसके विरुद्ध? जो इतना आरक्षण लागू हुआ है। तो इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, हमें उसे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब क्या निर्णय दिए, उसे समझना है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है वो दिया जा सकता है, यानी आरक्षण दिया जा सकता है, और इसका आधार, आरक्षण का आधार जाति हो सकती है, यानी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। पहला तो जजमेंट यही हो गया। दूसरी इन्होंने बात की आरक्षण दिया जा सकता है, ये बात तो सही है, लेकिन इन्होंने एक प्रावधान, जो सुप्रीम कोर्ट था, इन्होंने एक प्रावधान भी शामिल किया इसमें, क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? कि जो ओबीसी के साधन संपन्न वर्ग हैं, जो साधन संपन्न वर्ग हैं, वह आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे, आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे। ठीक, क्रीमी लेयर में ये कहा गया कि जो ओबीसी के साधन संपन्न वर्ग हैं, वह आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे। और न्यायालय ने कहा कि इसके लिए मतलब ये पता भी करना होगा कि कौन साधन संपन्न वर्ग है ओबीसी के अंतर्गत। तो इसके लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए, वो पहचान करे। तो वर्तमान में अगर हम क्रीमी लेयर की व्यवस्था की बात करें, तो जो व्यक्ति या मतलब जो ओबीसी जिनकी आय 8 लाख या इससे ज्यादा है सालाना, 8 लाख सालाना,
या इससे ज़्यादा है वो लोग इससे मतलब कि वो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इससे 8 लाख या इससे ज़्यादा वार्षिक आय वाले ओबीसी वर्ग को आरक्षण के प्रावधान से बाहर किया गया। ठीक, तो जिसकी आय 8 लाख इससे ज़्यादा है सालाना में, तो वो लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। ये इंदिरा साहनी केस में ओबीसी के लिए इंदिरा साहनी केस में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। इसके अलावा न्यायालय ने एक और निर्णय दिया कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है, जो आरक्षण की मैक्सिमम सीमा है, वो 50% होगी। यानी कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। बहुत ही असाधारण अगर परिस्थितियां हैं, असाधारण परिस्थितियों में 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। अब वो परिस्थितियां राज्य द्वारा ही तय की जाएंगी। अगर वो परिस्थितियां सच में असाधारण होंगी तो फिर उसमें 50% से भी ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है या सामान्य स्थिति है तो उसमें आरक्षण की मैक्सिमम सीमा 50% ही होगी। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान किया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया। इसका न्यायिक पुनरावलोकन की जो क्या है प्रावधान किया गया इंदिरा साहनी केस में। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि जो आरक्षण लागू हुआ है वो सही है या नहीं, न्यायालय इसकी जांच कर सकता है, न्यायालय इसका अवलोकन कर सकता है। ये एक प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन है। इसे आगे और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग न्यायालय टॉपिक पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अभी समझिए कि न्यायालय द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको अवलोकन करना, उसका अवलोकन करने, उसकी जांच करना कि ये सही दिया गया है या नहीं, ये भी वैध होगा। ये निर्णय इंदिरा साहनी केस में दिया गया। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय है, जिससे एक और विवाद आगे खड़ा होता है, जिससे हम सीखेंगे, इससे हम आगे पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल 16 है उसके खंड आगे और कैसे जुड़ते चले गए, वो हमें समझ में आएगा। वो हम इसका अगला निर्णय अभी देखेंगे। तब तक आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक आपने जो इंदिरा साहनी केस में ये फैसले देखे, उसके बाद का हम एक और फैसला देखते हैं जिससे हम जो आगे के आर्टिकल कैसे जुड़े या कुछ आरक्षण संबंधी जो मुद्दे उत्पन्न हुए उनको देखेंगे, उसको समझते हैं। देखिए, इंदिरा साहनी केस में एक निर्णय और दिया गया कि जो पदोन्नति में है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया। अब जो ये स्टेटमेंट न्यायालय ने दिया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, तो इसी को लेकर आगे कुछ मुद्दे उठे, जिसके अंतर्गत सरकार ने या संसद ने संविधान में किया 77वां संविधान संशोधन। कौन सा? 77वां संविधान संशोधन 1995, और एक नए आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये जोड़ा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। देखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्या कहता है, इसको समझते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A कहता है कि SC एंड ST को लोक नियोजन के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण को पदोन्नति
में आरक्षण दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A कहता है कि जो SC एंड ST हैं उन्हें लोक नियोजन के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण कैसे दिया जाता है अब इसे हम आगे समझेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ही एक और संशोधन किया गया था उसको पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर मैं समझाऊं। तो हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के बारे में देख रहे थे, जिसके अंतर्गत मतलब जिसे 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया था। उसमें हमने बात की कि आर्टिकल जो लोक नियोजन है उसमें SC एंड ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये तो हो गई आर्टिकल 16 क्लॉज 4A की पहली बात। इसमें फिर 50वां संविधान संशोधन किया गया, 50वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ये कब हुआ था 2001 को, ठीक। जिसके अंतर्गत एक नई लाइन और जोड़ी गई। वो नई लाइन क्या थी कि जब SC एंड ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। उसमें कौन सा रूल लागू होगा? परिणामी ज्येष्ठता का नियम। अब समझते हैं कि ये परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है, ठीक। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक बार ज्येष्ठ यानी कि जो एक बार जो मतलब सीनियर हो गया तो वो हमेशा के लिए सीनियर पद पर ही बना रहेगा। अगर मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है A और एक व्यक्ति है B। जो A है वो जनरल कैटेगरी से आता है और जो B है वो SC कैटेगरी से आता है। दोनों ने मान लीजिए एक साथ पढ़ाई स्टार्ट की और जो A है उसकी 2010 में जॉब लग गई और वो बन जाता है SP। और जो B है वो पढ़ाई करते करते 2012 में उसकी जॉब लग पाती है और वो भी बन जाता है क्या? SP। अब अगर हम देखें तो 2010 में A बना है SP और 2012 में B बना है SP। इस हिसाब से ये 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए जो A है इसके अकॉर्डिंग A अभी तक क्या हो रहा है? सीनियर, ठीक। ये क्या है? सीनियर है। लेकिन जो हम लोगों ने पदोन्नति में आरक्षण की बात की उसको अगर समझते हैं तो मान लीजिए जो B है, अगर हम इनके प्रमोशन की बात करें तो पदोन्नति में आरक्षण के कारण जो B है जो SC कैटेगरी से आते हैं उन्हें मान लीजिए 5 साल में प्रमोशन का प्रावधान है। वहीं जो A है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं मान लीजिए उन्हें 10 साल में प्रमोशन का प्रावधान है। तो 2012 वाला जब ये जो B है जो SC कैटेगरी से आता है इसका प्रमोशन 2017 में हो जाना चाहिए। इस हिसाब से 2017 में मान लीजिए ये बन जाता है DIG, लेकिन इसका प्रमोशन कब होगा? 2020 में, क्योंकि इसका हमने माना है कि ये 10 साल बाद इसका प्रमोशन हो पाएगा। तो 2017 की कंडीशन की बात की जाए तो 2017 में जो A है वो अभी तक क्या रह पाता है? वो रह पाता है SP,
लेकिन बी 2017 में क्या बन जाता है, DIG। अगर इस हिसाब से अगर हम पद के हिसाब से अगर देखने लगे तो अब सीनियर कौन हो जाएगा, जो बी है, यानी कि बी सीनियर हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम 2020 पे चलते हैं, जब ए का प्रमोशन हो जाएगा 2020 पे, यानी कि 2020 पे जो ए है वो DIG के पद पे पहुंच जाएगा। लेकिन 2020 में अभी जो बी है वो भी DIG के पद पर ही रह रहा होगा। तो अब अगर हम तुलना करें तो देखिए, जो ए है उसने 2010 से 20 तक यानी कि 10 साल तक सर्विस दी है, और जो बी है उसने 2012 से 2020 यानी कि 8 साल सर्विस दी है। तो और दोनों के पद हैं बराबर, तो इस हिसाब से जो ए है उसे सीनियर हो जाना चाहिए। लेकिन जो परिणामी ज्येष्ठता का नियम है, यानी कि रूल ऑफ कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी का जो रूल है वो कहता है कि अगर जो SC हैं वो एक बार सीनियर हो चुके हैं तो वो अब हमेशा सीनियर रहेंगे। अब भले ही यहाँ पर ए को सीनियर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस स्थिति में जो बी है वही सीनियर रहेगा। तो यही है हमारा परिणामी ज्येष्ठता का नियम। तो जो पदोन्नति में आरक्षण है वो लागू होगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के तहत, और इस प्रकार लागू होगा कि इसमें परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी शामिल होगा। तो ये हमने देखा कि परिणामी ज्येष्ठता का जो पदोन्नति में आरक्षण है वो किस प्रकार से लागू होगा और उसमें क्या क्या शामिल होगा। अब देखिए, जब इस प्रकार के आरक्षण लागू हुए तो हमारे सामने एक केस सामने आता है। एक व्यक्ति द्वारा इसमें केस किया गया जिनका नाम था एम नागराज। तो एम नागराज केस होता है 2006 में। इन्होंने जो 77वां संविधान संशोधन था, जो 85वां संविधान संशोधन था, इन सबको क्या दी, चुनौती दी, यानी कि इनके विरुद्ध कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो जब कोर्ट ने निर्णय दिया तो निर्णय क्या क्या दिए हमें उन्हें समझना होगा। तो कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि जो पदोन्नति में आरक्षण है वो सही, यानी कि इनकी याचिका को या इनके आरोप को सही नहीं माना गया और उसमें पदोन्नति में आरक्षण को सही माना गया। लेकिन इसके साथ साथ जो न्यायालय था उसने कहा कि जब पदोन्नति में आरक्षण लागू होगा तब 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी? कि उसके पास पिछड़ापन होने संबंधी जो दस्तावेज है वो होने चाहिए, और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होने चाहिए, और प्रशासनिक दक्षता की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। इन सब के तथ्यात्मक आंकड़े हमारे पास, मतलब ये आंकड़े उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने होंगे या लगाने होंगे। यहाँ पर देखिए, अब पिछड़ापन तो आप समझ रहे होंगे। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए किसी नौकरी के लिए 300 पद निकलते हैं, तो हम जानते हैं कि SC को आरक्षण कितना है, 15%। तो इस हिसाब से 15% पद यानी कि 45 पद पर केवल और केवल SC कैटेगरी के लोग होने चाहिए। अब मान लीजिए कि सर्वे होता है, उसमें देखा जाता है कि 45 की जगह में उसमें 48 पद पर SC लोग पहले से ही हैं। तो अब जब पदोन्नति में आरक्षण की बात होगी तो जो 49वां कैंडिडेट होगा उसे पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 45 से कम लोग होते, यानी कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व उस नौकरी में नहीं होता, तो आरक्षण पदोन्नति में मिलता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व 45 होने चाहिए, उसकी जगह में 48 हो गए हैं, यानी कि
फुल रूप से जितने होने चाहिए उतने हैं, तो अब जो पदोन्नति में आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। और प्रशासनिक दक्षता का मतलब यही है कि जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है वो अच्छे सुचारू रूप से उनकी इमेज जो रही है वो बेदाग रही हो और कार्य करने में उचित तरीके से उन्होंने कार्य किया हो। इस प्रकार के जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा तथ्यात्मक आंकड़े चाहिए उसमें कि एक रिपोर्ट के तौर पर सारी चीज उसमें लिखी होनी चाहिए। ये जब आप पेश करेंगे तब आपको पदोन्नति में आरक्षण यानी SC एंड STs को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। ये सारे फैसले दिए गए M नागराज केस में। इसके बाद एक 2018 में जर्नैल सिंह केस होता है, तो उसमें यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका जो एक निर्णय है अभी तक जो कोर्ट में है विवादित है, अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे ही सुन लीजिए कि जर्नैल सिंह केस होता है 2018 में। उसमें जो अभी मैंने बात की, जो पिछड़ापन के लिए जो हमें आंकड़े पेश करने होते थे अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो पेश करने की जरूरत नहीं है, ये बात की न्यायालय ने। क्यों? क्योंकि पिछड़ापन का आधार तभी मतलब SC ST तभी शामिल होते हैं जब पहले से ही उन्हें पिछड़ापन के आधार पर SC ST में शामिल किया गया होता है उन्हें, इसलिए दोबारा पिछड़ापन के आधार को व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा प्रावधान जो किया गया था तो उसमें पदोन्नति उन्हीं SC STs के लिए मतलब रखने की बात की गई थी जिनके लिए जो मतलब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, अगर इससे बाहर है तो उन्हें आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो ये दूसरा पॉइंट है ये अभी न्यायालय में चल रहा है, अभी इसका फैसला नहीं आ पाया है। तो जब ये फैसला आ जाएगा तब इस केस को सही से बता दिया जाएगा। तो अभी तक आपने आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को जाना, इससे संबंधित पदोन्नति में आरक्षण और इससे जुड़े जितने भी वर्तमान तक जितने भी मुद्दे हो सकते हैं वो आपने समझ लीजिए। अब इसके आगे एक आर्टिकल और जुड़ता है जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B है और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ये भी हमें पढ़ना है। तो आर्टिकल क्लॉज 6 है उसे हम आर्टिकल 16 क्लॉज 6 है उसे हम आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के साथ में ही पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था जब हम आर्थिक रूप से आरक्षण की बात कर आर्थिक रूप से आरक्षण संबंधित मामलों की बात कर रहे होंगे तब उन्हें देखेंगे। अभी एक आर्टिकल हमारे पास बचता है, वो कौन सा है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, इसको देख लेते हैं। 16 क्लॉज 4B, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B ये बात करता है बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड की देखिए जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B है वो 21वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, इसमें बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब कंसेप्ट दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई जॉब निकली, ये किसके लिए आया था? SC एंड STs के लिए। जैसे कोई जॉब निकली, उसमें मान लीजिए कि SC के लिए कुछ भी पद, मान लीजिए 60 पद इस बार आए थे, लेकिन वो 60 पद पूरे नहीं भर पाए। उसमें मान लीजिए कि 10 पद खाली रह गए। तो जो ये खाली रह गए पद हैं जो नहीं भर पाए हैं, यही कहलाते हैं बैकलॉग, यानी कि उन पद में क्या हो गया? बैकलॉग लग गया। तो जो ये पद हैं, जब यही वैकेंसी आगे आएगी, मतलब अगले आने वाले साल में है, ये वाले पद आगे अग्रसर किए जाते हैं, यानी कि ये पद आगे बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो जो आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है यही कहलाती है कैरी फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B है उसमें बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड का नियम शामिल किया गया, यानी कि जो वर्तमान में जो पद निकले हैं उनमें यदि कोई पद
खाली रह जाता है जिसे बैकलॉग कहते हैं उसे आगे बढ़ा दिया जाए, यानी उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में शामिल किया गया। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इस साल हम लोग ये पद इसमें आगे बढ़ा रहे होंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही कुछ पद इस बार भी SC या ST के लिए आरक्षित होके आए होंगे, अब इसमें ये भी शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आरक्षण की मात्रा है वो 50% से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि किसी भी साधारण स्थिति में जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि 50% से ऊपर चली जाए। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। तो वो उन्हीं कुछ असाधारण स्थितियों में ये परिस्थिति एक है। इस परिस्थिति में यदि आरक्षण का जो नियम है जो 50% से ऊपर ना होने का अगर उल्लंघित होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को देखा। इसमें आपको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप जो मैंने बोला उसको सुनकर इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड की बात करता है। इसके बाद हमें आर्टिकल 16 क्लॉज 6 पढ़ना है, जो कि हम आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के साथ पढ़ेंगे और इसे हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना कंप्लीट करिए, इसे अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहें। जय हिंद।